नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। तो चलिए बताइए, क्या आप जानते हैं सत्रिया और बिहू नृत्य के बारे में? कौन से हैं ये डांस और कहाँ किए जाते हैं? आपकी मल्हार बुक में चैप्टर दिया गया है 8 नंबर। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आज मैं इस चैप्टर में आपको सारा कुछ बताऊंगी कि सारा कैसे किया जाता है, सत्रिया कैसे किया जाता है, बिहू ये कैसे डांस फॉर्म है, कहाँ किए जाते हैं और यह चैप्टर किसने लिखा है। तो चलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बच्चे? राइटर से, है ना। तो ये चैप्टर लिखा है जया मेहता जी ने। जया मेहता एक लेडी है, सबसे पहली बात, एक राइटर हैं, एक टीचर हैं और इन्होंने अपनी एक डांस के लिए जो बुक लिखी थी उसमें से ही इसको लिया गया है। और ये कहाँ थी बच्चों? ओडिसी नृत्यांगना है, ये उड़िया फॉर्म करने वाली ओडिसी नृत्य करती हैं, तो उसकी क्या है, बहुत अच्छी डांसर हैं। इन्होंने ही लिखा है, किसने? जया मेहता जी ने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सत्रिया और बिहू नृत्य आपने सुना तो होगा, बिहू तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि क्लास में छोटी सी 3rd 4th से ही हम जब क्या हार्वेस्ट फॉर्म्स देखते हैं, हार्वेस्टिंग डांस के बारे में जानते हैं, तब यह बिहू का नाम बहुत आता है बच्चों। चलिए मैं एक इसकी पृष्ठभूमि बता देती हूँ। इसमें एक यह बच्ची है ना, एंजेला। कौन है ये? एंजेला। ये लंदन से आती है अपनी मम्मी और पापा के साथ में। इसकी मम्मी को डांस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है आसाम के डांस फॉर्म पे ना, तो वो इसको अपने साथ लेके आती हैं जिससे उनका काम आसानी से हो सके। परिवार साथ में होता है तो सब लेडी का काम आसानी से होता है ना। तो ये लेके आती हैं अपने साथ में बच्चों। तो यह बच्ची क्या भूमिका रहती है, क्या क्या बताती है, वही सब कुछ है इस चैप्टर में। देखिए, भारत एक विशाल देश है, इसकी रंग बिरंगी सुंदर प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ से आए और क्यों आए। एक आमतौर पर तो मैंने आपको बता दिया, बाकी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो बताया है बच्चों, क्या है? भारत विविधता में एकता का देश है। हमारे हर स्टेट का डांस फॉर्म अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है, भाषा अलग हो जाती है, वेशभूषा अलग हो जाती है ना। तो कहा गया है भारत एक विशाल देश है। पूरी दुनिया में बच्चों 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। क्या आपको पता है? पता है ना, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो 7वें नंबर पे आता है, तो विशाल देश है और इसकी जनसंख्या में भी खूब सारी विविधता पाई जाती है। आइए अब इस पढ़ते हैं। देखिए, एंजेला लंदन के जाने माने इलाके कैंजिंगटन में रहती थी। कहाँ रहती थी बच्चों? कैंजिंगटन में, ठीक है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। देखिए, ये है एंजेला और ये है जेम्स और ये है कीरा। तो एंजेला जो बच्ची है, ये कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है बच्चों, लंदन से आई है और लंदन के कैंगिंगटन शहर में ये रहती थी। इसका कोई सगा भाई बहन नहीं है, अपने दोनों दोस्तों के साथ ऐसे समय बिताना बहुत पसंद था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। देखिए बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म है, इनको कैसा है, बाहर घूमने का बहुत शौक है। हमेशा गेम भी ऐसे खेलते हैं तीनों मिलके जिसमें इनको किसी दूर देश की जानकारी मिल सके। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर और कॉलेजियम की यात्रा पर जाना हो। ये ऐसे ही गेम खेलती रहती थी। बोर्ड गेम्स भी आते हैं ना, जैसे ताजमहल घूम लेते हैं हम उसमें, तो ऐसे ही गेम्स इसे पसंद थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी यह कहानियां सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, देखिए इनकी माँ का नाम याद रखिए, एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। कौन थी एंजेला की माँ बच्चों? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था। उन्हें 1 महीने में अपनी डॉक्यूमेंट्री रेडी करके ले जानी थी बच्चों, कहाँ के? इंडिया के, है ना। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली थी।
जो उनकी वैकेशंस चल रही थी ना, कब होती है, समर वैकेशन होती है ना, तो उनको 1 महीने और बढ़ाने के लिए स्कूल से भी इन्होंने क्या ले ली थी, परमिशन ले ली थी, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में मनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी तैयार हो गए। तो एंजेला को लग रहा था कि अरे इतना जल्दी जल्दी में कैसे रेडी होगा सब कुछ, हमें तो दूसरे देश ही जाना है, सब बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं बच्चों। लेकिन जब फैमिली साथ होती है, सब मिलके काम करते हैं, तो काम कैसे हो जाते हैं, फटाफट फटाफट सारे काम हो जाते हैं। देखिए इनको बताया गया है, ये लंदन ये रहा है ना, और इंडिया जानते हैं ना आप, इंडिया तो ये है, ये पूरा इंडिया है, लेकिन इंडिया में भी इनको कहाँ आना है, यहाँ पर, ये है इनका गोल, यहाँ आना था इनको इतनी लंबी दूरी तय करके। तो आपके में मैप भी बताया है। कितने बच्चों को इंडिया का मैप बनाना आता है, बताइए जरा कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों को आता है इंडिया का मैप बनाना। नहीं आता तो एक मोटा मोटी तो सीखिए बच्चों, इंडिया बनाना आना चाहिए। जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान भरती, कि जब तक तो एंजेला को समय भी नहीं मिला कि वो कुछ सोच सकती, जब तक तो उसकी मम्मी ने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिए, उसके पापा ने मिलके, मम्मी ने मिलके, और गुवाहाटी पहुंच गए। वो कहाँ से, बाया दिल्ली, लंदन टू दिल्ली, दिल्ली टू गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है बच्चों, असम का एक क्या है, एक शहर है गुवाहाटी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ है बच्चों, देखो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है कि नहीं है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। क्या फेमस है बच्चों, देखिए वन्य जीवन, रेशम और चाय, खूब फॉरेस्ट है, रेशम उत्पादित होता है और चाय उगाई जाती है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इसके अलावा क्या है, समृद्ध मतलब रिच है, किसमें, डांस फॉर्म में, अपने डांस के लिए, जब भी तो इनकी माँ आई है अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। देखिए उनका विषय क्या है डॉक्यूमेंट्री का बच्चों, उनकी डॉक्यूमेंट्री का विषय है, ये रहा, एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में क्या है, असम के जनजीवन में नृत्य का महत्व। ठीक है, असम के जनजीवन में नृत्य का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है, डांस का असम के लोगों के जीवन में। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था, असम में नए साल का वक्त था। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वहां पर जब बसंत आता है तो एक त्योहार मनाया जाता है बिहू। क्या है, बिहू। और यही क्या है, उनके डांस फॉर्म का नाम भी, एक डांस फॉर्म भी है जिसका नाम बिहू है, और त्योहार का नाम भी बिहू है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, डांस को भी बिहू कहते हैं और त्योहार को भी, फेस्टिवल को भी। एंजेला इसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में पहुंचे। कहाँ पहुंच गए बच्चों, एक गांव था, पहले वो आए, होटल पहुंचे, होटल में थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर गुवाहाटी में एक गांव है मलंग, उसमें पहुंच गए। क्या देखने गए, बिहू देखने। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। क्या याद रखना है बच्चों आपको, कृषि आधारित त्योहार है। क्यों है कृषि आधारित त्योहार, क्योंकि बच्चों एक साल में 3 बार तो ये मनाया जाता है। देखिए जब ये फसल को बीज बोते हैं जब इसे मनाएंगे, फिर धान तैयार हो जाएगा, चावल जो तैयार हो जाते हैं, जो पौध तैयार हो जाती है, फिर उस धान को रोपते हैं जब मनाते हैं, और जब इनकी फसल तैयार हो जाती है, फसल कटती है, तब भी मनाते हैं। तो साल में कितने बार हो गया बच्चों, 3 बार। देखिए तो कृषि आधारित हुआ कि नहीं हुआ। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अभी इसी साल पढ़ के नहीं छोड़ देना, क्योंकि बिहू के बारे में जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन भी देंगे तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपके 6th क्लास के ही चैप्टर में आपको सब कुछ बताया जा रहा है बिहू के बारे में, तो कैसे डालना है इसको अपनी परमानेंट मेमोरी में, ऐसे नहीं बस पढ़ा और भूल गए, ये तो मेरा कोई भी बच्चा नहीं करेगा, है ना। अब देखिए एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रद रह गई, है ना। उसने देखा अरे वाह सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, तो वो
हतप्रभ क्या हो रहा है बच्चों? हैरान। क्या होता है? हैरान हो जा रहा है, जैसे चौंक जाते हैं ना कि अरे एक जगह पर इतने सारे लोग। तो देखिए वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा और उसके नीचे एक स्टेज टाइप में बना रखा था लोगों ने। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई है। देखिए बच्चे तो कैसे होते हैं, आप भी तो हो ऐसे, बहुत जल्दी कुछ भी चीज अज्यूम करते हो ना। तो उसने, एंजेला ने जब एक साथ इतने लोगों को देखा एक खुले मंच पर, आसमान के नीचे बरगद के पेड़ के पास में जो मंच बनाया हुआ था, उसे लगा कि अरे मैं तो किसी टाइम मशीन में पहुंच गई और बैठ के कहा, मैं तो किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गई, इतने सारे लोग एक साथ। फिर देखिए, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी और उसे लग रहा है या तो मैं किसी सपने की दुनिया में हूँ या मैं किसी दूसरे लोक में ही पहुंच गई हूँ। वह मंत्र मुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। देखिए सब बच्चे, देखिए बच्चों ये सारे लोग कर रहे हैं ना और देखिए आदमियों के हाथ में तो क्या है, वाद्य यंत्र है ना, और औरतें कैसे कर रही हैं, ऐसे 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 डांस कर रही हैं। तो वही ये देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। देखो बच्चों सब एक जैसी यूनिफॉर्म में है, औरतों के कपड़े भी एक जैसे हैं और आदमियों के कपड़े भी एक जैसे हैं। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। हमारे इंडिया में तो वैसे भी क्या होता है बच्चों, जब हम मौज मस्ती में होते हैं तो डांस करते हैं कि नहीं, किसी की शादी हो तब डांस करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में भी डांस करते हैं, अपने तो क्या है इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, जो भी खुशी का मौका होता है तो हम डांस करते हैं। तो वह कौन, एंजेला नोटिस कर रही है कि सब बहुत ही मौज मस्ती में खो रखे हैं और क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। अब इन लोगों को नृत्य करते हुए एंजेला ने क्या सोचा कि मैं भी घर जाके ऐसे ही करूंगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया कि उन्होंने नृत्य भी देखा, फेस्टिवल को खूब एंजॉय करा और अच्छे अच्छे पकवान भी खाए। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। अच्छे पेरेंट्स का काम क्या है, जब भी बच्चे को कहीं लेके जाते हैं तो वापस आके बच्चे से अपने विचार जरूर पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं, उसकी मम्मी पूछती है कि बताओ बेटा बिहू कैसा लगा आपको। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि फेस्टिवल को भी और डांस फॉर्म को भी, दोनों को क्या कहा जाता है, बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहार पर भी होते हैं। तो माँ से उसने पूछा, एंजेला के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मम्मा कि जब त्योहार होते हैं जब ही डांस होते हैं क्या। तो माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बच्चों क्यों करते हैं हम डांस करते हैं, जब हम खुश होते हैं गाने गाते हैं, यही तो रीजन है। जितने सारे लोकगीत जब ट्रेंड में आए, मतलब अब तो देखिए टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। आपने कभी सोचा है लोकगीत, एक वर्ड हम पढ़ते हैं, लोकगीत क्या होते हैं। लोकगीत इंसान के मनोभावों को दर्शाते थे, मन की भावनाओं को निकालते थे। अगर वो दुखी होता तो भी गाता, मस्त होता तो भी गाता, खुश होता तो भी गाता। तो ऐसे ही डांस फॉर्म है, हम इनके द्वारा नाटक भी दिखाते हैं, खुशी भी व्यक्त करते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं। अब देखिए खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको बच्चों हमेशा याद रखनी है, फसल लगाने से लेके और वसंत के आगमन तक, तब तक बिहू चलता रहता है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। देखो इनकी मम्मी को दिखाया है, हाथ में कैमरा है, डॉक्यूमेंट्री बनानी थी तो लोगों से मिलकर बात करनी होती है, उनसे प्रश्न पूछती हैं, डांस फॉर्म्स देखती हैं। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। वो तो बच्चों हर देश का कल्चर अलग है, हर देश का लाइफ स्टाइल अलग है, हर देश की ड्रेसिंग अलग है,
ठीक है। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अब वो अपनी माँ पर प्राउड फील कर रही है कि वाओ, मेरी मम्मा तो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट की तरह है। साइंटिस्ट भी कैसा, स्टोरीज वाला साइंटिस्ट है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें क्या है एक साथ करते हैं। अब देखिए, उनकी माँ को बनानी डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए असम में लोगों से मिलना, डांसों को देखना, उनसे प्रश्न करना, वहां के रहन सहन को देखना, उन पर, उनके जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सब चीजों को नोटिस करना, अपने पास में लिखना, कैमरे से शूट करना। अब देखिए, अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। अब वो किधर चले बच्चों? उत्तरी असम की तरफ, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। देखो, मठ होते हैं बच्चों, बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना जहां पर, वहां उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सत्र भी कहते हैं। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापंथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। अब ये कहाँ पहुंच गए? दक्षिणापथ एक सत्र है, दक्षिणापथ, वहां पर पहुंचे, वहां पर इनकी मुलाकात हुई रीना सेन से। इनकी माँ रीना सेन के यहाँ ही रुकने वाली है, तो रीना सेन इन्हें क्या है लेने आई है। वो क्या थी? एक जानी मानी लेखिका थी। कहाँ की बच्चों? असम की। देखिए, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं, उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। कौन थी बच्चों? अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अब देखिए, जो रीना सेन की बेटी थी अनु, वो भी 10 साल की थी और अपनी एंजेला भी 10 साल की थी। दोनों हम उम्र थी, तो दोनों की फटाफट से दोस्ती हो गई। हमेशा ऐसे ही होता है, हमारा कोई हम उम्र मिलता है तो हमारी क्या होती है? फटाफट दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कर भी लेनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, एंजेला तो इंग्लिश बोलती है, उसे असमिया तो नहीं आती, लेकिन जो अनु होती है उसे तो इंग्लिश आती है, स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो दोनों इंग्लिश में बातें करती हैं। और अनु क्या करती है? एंजेला को थोड़े बहुत असमिया शब्द भी सिखाती है। फिर देखिए, एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। अलग होंगे ही, क्योंकि विदेशी बच्चों के खिलौने अलग होते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों के खिलौने अलग होते हैं। हमारे यहाँ कैसे होते हैं बच्चों? गुड़िया होती है, गाड़ी होती है, और क्या करते हैं हम? तो लकड़ी के धनुष बाण बना लेते हैं। ऐसे सारे सारे बच्चों के, अब तो प्लास्टिक के आ गए, पहले लकड़ी के बनाते थे। तो वही देख के क्या है, एंजेला को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अनु के खिलौने क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। अब देखिए, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर कैसे थे? गुड़िया थी, उसके पास लकड़ी के खिलौने थे और नारियल की जटा से बने घर थे। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। देखिए, कौन सा खिलौना बन गया उसका फेवरेट? लकड़ी से बना तीर कमान, बो एंड एरो, है ना, धनुष बाण जो होते हैं ना, वह। अब क्या है, जैसे हर बच्चे को होता है, धनुष बाण मिलते ही क्या एक्टिंग करने लगते हैं। एक तो श्री राम बन जाता है और दूसरा रावण बन जाता है। वही कौन बनेंगे? अनु और एंजेला बनेंगे अभी। जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। तो अनु बन गई राम और एंजेला बन गई रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। बच्चों के गेम का कोई अंत होता है क्या? बच्चों को तो आप छोड़ दीजिए कि आप खेलिए, तो फिर क्या होगा? दिन भर भी खेल सकते हैं और रात भर भी खेल सकते हैं। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। अब वो बच्चे तो खेलने में बिजी थे, उनकी मम्मा क्या कर रही थी? अपना काम कर रही थी। तो वैष्णव मठ में जो विष्णु जी के भक्त थे, है ना, उनको कहते हैं वैष्णव, नृत्य कर रहे थे, युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। देखो बच्चों, ये दिखाए गए हैं ना, ये सारे यंग एज के साधु हैं सारे, है ना, और ये वैष्णव है। और हाथ में क्या है? मृदंग लेके क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको मृदंग कहते हैं, है ना। ढोलक की तरह होता है, लेकिन थोड़ा बीच में से मोटा और साइडों से पतला होता है। और ढोलक की थाप जैसे इसकी थाप भी थोड़ी चेंज होती है, सेम नहीं होती, बहुत अलग आवाज आती है इसमें से। जैसे आपने देखा होगा कई बार एस्कोनिस्ट मंदिर में अगर कभी कोई बच्चा गया है तो वहां पे लोग बजाते रहते हैं, है ना, वही है। अब देखिए, एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। क्यों सोच रही है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई लेडी नहीं है ना, सारे जेंट्स हैं। तो अब उसके मन में आया कि क्या ये केवल और केवल
आदमी लोग ही करते हैं, औरत नहीं करती। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। छद्म युद्ध क्या होता है बच्चों? छद्म होता है झूठा। क्या होता है बच्चों? तो झूठ मूठ को जो युद्ध किया जाता है ना, एक्टिंग की जाती है ना, वो होता है छद्म युद्ध। मैं लिख देती हूँ, या झूठा आप लिख देना, याद रहेगा। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रीय नृत्य सिखाने लगे। अब बच्चों ने पूछा माँ से कि क्या केवल इसको कौन पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती? तो माँ ने बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में, पहले नहीं होता था इसके बच्चों, 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु क्या है, मठों से बाहर आने लगे। पहले साधु मठों से बाहर नहीं आते थे, वहीं रहते थे अंदर। और फिर उन्होंने कुछ आदमियों को, औरतों को, जो भी सीखने का इच्छुक था, उनको क्या सिखाया? उनको ये सत्रिया नृत्य सिखाया। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। देखिए, जब इन्होंने सिखाया ना, कुछ लोग बाहर आने लगे और सिखाने लगे, तब उनको मठों से बाहर भी निकाल दिया था। क्योंकि बच्चों देखिए, पहले रिवाज कैसे होते थे? बहुत कठिन होते थे। अब उनकी मान्यता थी कि कोई साधु मठों से बाहर नहीं जाएगा। अब जो बाहर गया तो उसको मठ से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब क्या है, अब सत्रिया नृत्य कलाकार खूब मिल जाते हैं और क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। क्योंकि अभी आपके भी चैप्टर में बताएंगे, देखिए आगे। उस रात माँ महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। अब देखिए, दिन में तो मम्मा ने किया था, किसने? आप में से किस किस बच्चों को याद है बताइए? एंजेला की माँ का नाम क्या है? हाँ, सोच में पड़ गए ना, एलेसेंड्रा, है ना, एलेसेंड्रा। अब एलेसेंड्रा ने दिन में तो दक्षिणापथ आके किसका किया था? इन युवा मठ के साधुओं का किया था। अब रात को उनकी माँ किसका करने वाली थी? महिला कलाकारों का फिल्मांकन करने वाली थी। अब देखिए, एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। अब एंजेला तो अपनी माँ एलेसेंड्रा के साथ जाने ही वाली थी और रीना सेन भी जाने वाली थी। तो एंजेला अपनी आंटी रीना से कहती है कि आप ना अनु को भी साथ ले चलिए, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, कहती है जैसे दोस्त को कहते हैं ना कि मेरा आग्रह है, आप उसे साथ लेके चलिए। तो रीना सेन भी अपनी बेटी अनु को उनके साथ ले जाने लगी। देखिए, आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। देखिए बच्चों, क्या होता है सत्रिया में कि कोई ना कोई कहानी, जैसे किसी बच्चे ने रावण दहन पे, है ना, दशहरे वाले दिन, कि रामायण कैसे की जाती है? पात्रों के द्वारा की जाती है। कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है, कोई श्री राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान बनता है, और फिर वो पूरी ऐसे ही एक्टिंग करते हैं ना, ऐसे ही होता है सत्रिय नृत्य। अब जब ये गए ना महिला कलाकारों का देखने, तो भगवान विष्णु के कौन थे? 2 द्वारपाल, गेट कीपर थे, जय और विजय। उनकी कहानी चल रही थी। और कौन? देखिए, आदमियों की कहानी, और कौन कर रहे हैं उसे? महिला कलाकार। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। इन्होंने देखा 2 लेडी थी और कैसा कर रही थी? बहुत ही अच्छा कर रही थी, पगड़ी नुमा टोपी पहन के और नाटक की शैली में, है ना, मैंने कहा ना नाटक जैसे करते हैं। और कैसा कर रही थी? बहुत ही अच्छा कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया था। क्या कहानी चल रही थी बच्चों की? जय विजय गेट कीपर थे, भगवान विष्णु सो रहे थे, तो कुछ ऋषि आए, उन्होंने कहा गेट खोलो, हम भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं। अब गेट कीपर का क्या काम होता है? गेट की कीपिंग करना। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भगवान विष्णु तो सोए हुए हैं। तो ऋषियों ने क्या कर दिया? शाप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। सॉरी बच्चों। अब क्या हुआ? अब उन्हें असुर बनने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद कहिए, शाप कहिए, शाप दे दिया। तो भगवान विष्णु आए, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हें असुर का जीवन मिलेगा तो मैं तुम्हारा वध करके क्या करूंगा? तुम्हें उससे मुक्त करा दूंगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक क्या मिल गया उनको? एक तरह से वरदान मिल गया कि भगवान विष्णु के हाथ से जो मरेगा तो ये तो वरदान ही है। आगे देखिए कि बड़े बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए, उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया
भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो ये कहानी अब समझ आ गई ना बच्चों, मैंने आपको कहानी सुनाई दी। आगे चलिए। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। अब एंजेला को बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्ट आया एंजेला को, तो क्या वाओ कितने इंटरेस्टिंग स्टोरी और कितना अच्छा इन्होंने डांस किया। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण का प्रदर्शन किया वह अद्भुत था। बच्चों देखो पावर चाहिए है ना, और जैसे क्योंकि ऐसी भाव भंगिमाएं लाना और ऐसे कि जैसे जय और विजय गेट कीपर की तरह उन्होंने बिल्कुल किया, तो उनको ऐसा लगा कि वाओ यार ये तो बहुत ही अच्छा किया। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। तो अब एंजेला तो क्या खुद एक लड़की है, तो लड़की को लड़की में कमाल लगता है, तो एंजेला को लगा कि जो लोग आदमी लोग कर रहे थे ना, जो पुरुष कर रहे थे, उनसे भी किसने बेटर किया, महिला कलाकारों ने किया। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अब बच्चे भी क्या करने लगे अपने घर पे, ऐसे ही जैसे तलवार चलाना और हथियारों के साथ खेलना, बिल्कुल क्षत्रिय नृत्य की तरह भाव भंगिमाएं लाते लाते क्या गेम्स खेल रहे थे। एलेसेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। अब उनकी मदर थी ना एंजेला की, एलेसेंड्रा, वो समझ गई कि बच्चे तो क्षत्रिय से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। तो जब उनको इंटरव्यू लेना था क्षत्रिय कलाकारों का, तो एलेसेंड्रा एंजेला और अनु को अपने साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। क्या नाम थे बच्चों? प्रिया और रीता। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। उस टाइम जब वो गई इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तब वो क्या कर रही थी, लड़कियों को ट्रेंड कर रही थी, तो उनको और ही ज्यादा खुशी हुई। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, सत्य और आनंदित करने वाला बिहू। अब क्या हुआ बच्चों, जब उनकी माँ का काम खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट्री के लिए सब कुछ तैयारियां हो गई, तब वो वापस लंदन चले गए। तो वहां पे पहुंचने पर भी एंजेला क्या करती रही, क्षत्रिय और बिहू नृत्य उसके मन में घूमते ही रहे। घर पे भी वो क्या करती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार किया। अब उसकी माँ को लगा कि ये तो बहुत ही इंप्रेस हुई है, तो मैं कुछ करती हूँ। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। अब क्या किया, उसकी माँ ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी उसके क्षत्रिय नृत्य करते हुए। और जब एंजेला अपने स्कूल गई तो उसने अपने स्कूल में क्लास में रिकॉर्डिंग दिखाई और सबको वो उनका डांस फॉर्म बहुत ही अच्छा लगा। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। एंजेला को भी बहुत खुशी हुई कि वो सबको यह नृत्य दिखा पाई। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वह कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। ठीक है बच्चों, क्या वो एंजेला समझ रही है कि मेरी माँ को भी हर बार जब भी माँ डॉक्यूमेंट्री तैयार करती है तो ऐसी ही खुशी होती होगी। तो चलिए बच्चों देखिए, ये है कौन है, ये है जया मेहता, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और इनकी एक नृत्य कथा है, उससे इस चैप्टर को लिया गया है। ये एक ओडिसी डांसर है, एक लेखिका है, एक शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की कौन है, एक दोस्त भी है, जैसे मैं भी आपकी एक दोस्त हूँ ना। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर? अब आप इस चैप्टर को एक बार पढ़िए, सीखिए, समझिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।